ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 NISM के लिए आज अपनी बातें कुछ आपके सामने रखने वाला हूँ। बेटे ये चैप्टर 4 वैसे है बड़ा इजी सा, बड़ा छोटा सा चैप्टर है ना। इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट 2 लेक्चर्स, कुछ बातें डिस्कस की हैं एंड कुछ आगे आज भी चलने वाला हूँ। रोल ऑफ सेबी के बाद टुडे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग अबाउट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। एज इन द लास्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि भाई मैं आज ये करने वाला हूँ, मैं A to Z सब कुछ कवर करूंगा, बट द पॉइंट इज मैं पहले इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इस चैप्टर का रिलेशनशिप आपको समझ आएगा। तो आप प्लीज, माना कि ये लेक्चर छोटा है, माना कि लेक्चर आज का इजी है, लेकिन आपका ध्यान से बैठना और नोट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। तो ऊपर आप लिखेंगे, एक बार रजिस्टर ओपन करें, ग्रेट मॉर्निंग। बेटे मैं इतना बता दूंगा कि आपको कल म्यूचुअल फंड के लेक्चर्स अपने आप रिकॉर्ड करने हो तो आपको समझ आ जाएगा। चैप्टर नंबर 4 लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अच्छा, फ्रेमवर्क का मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे हम एक फोटो लेते हैं, उसको फ्रेम में लगाते हैं। फ्रेम का मतलब है आउटलाइन। जैसे जैसे क्रिकेट अगर आप खेलें, है ना, क्रिकेट में जो पिच होती है ना, वो 22 स्क्वायर यार्ड की होती है। चाहे अमेरिका में खेले, पाकिस्तान में खेले, इंडिया में खेले, इट मींस पिच का फ्रेमवर्क 22 स्क्वायर यार्ड का है। सिमिलरली लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रहे हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या लीगैलिटी हो सकती है और रेगुलेशंस अपनी हो सकते हैं। सेबी, बड़े पापा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन द लास्ट लेक्चर आल्सो वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी in case of mutual funds, in case of capital markets, in case of stock exchange, how it is playing a role, वो मैं आज आपके सामने कुछ और आगे लेके चलूंगा। चैप्टर नंबर 4 है बेटा, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। मोबाइल छोड़ दो, कमर सीधी करके बैठना है, मेरी आवाज सुनो। मैं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ये बताने जा रहा हूं कि आज का ये जो लेक्चर है ना, इसमें मैंने कुछ नहीं बताना, थोड़ी सी बातें ये है कि हक क्या है, इन्वेस्टर्स की क्या राइट है। एक यूनिट होल्डर ने इन्वेस्टमेंट कर दी डिस्ट्रीब्यूटर के कहने पे, तो क्या वो फंस गया? क्या वो अपने अपने उसके कुछ हक हैं? क्या उसकी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं? क्या उसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं? क्या उसके पास कुछ पावर्स हैं? आज का ये जो लेक्चर है इन्हीं बातों पे आधारित है, सत्य घटनाओं पे आधारित। तो मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी सी एक पिक्चर लेके आया हूं। अब देखिए, मैंने बड़े सारे लोग बनाए, ये बेचारे कॉमन पीपल हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैंगो पीपल, दे हैव इन्वेस्टेड इन अ म्यूचुअल फंड। कोई भी म्यूचुअल फंड में बेटा, वो 45 म्यूचुअल फंड जो मैंने एमफी वेबसाइट से बताए थे, अभी तक तो 45 है, कल 46 होगा तो 46। उन सभी म्यूचुअल फंड में आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है। अब कहते हैं इंतजार कर रहे हैं आप, इंतजार की घड़ियां बड़ी कांटे नहीं कटती हैं। आपको इंतजार करना है कि अभी कुछ और बढ़ेगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर रिटर्न होगा, एक गांव बसेगा, एक राजा आएगा, रानी आएगी, आगे उनका घर परिवार चलेगा और बढ़िया होने वाला है। तो बेटे इसी उम्मीद से इट इज नेम्ड एज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो मैं आज आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टर्स को बड़ी सारी राइट्स दी हैं और उनको कहा ये आपके हक हैं, आप जब चाहो इन हक को यूज कर सकते हो। तो आज हम उन हकों की डिस्कशन करने वाले हैं। आइए जी, मैं एक बार पहले आपको अपनी पीपीटी से दिखा दूं कि मैंने पीपीटी में बड़ा छोटा लिखा है, हक, साडा हक, एथे रख, इन्वेस्टर्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इन्वेस्टर की क्या हक है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटे मैंने आपके सामने 9 टाइप्स ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखे हैं। पहला, फर्स्ट है राइट टू बेनिफिशियल ओनरशिप। आपके वर्कबुक से कॉपी पेस्ट किया है। अब आपको समझ ही नहीं आएगा जब तक इफ आई डोंट गिव यू एग्जांपल, कैसे समझ आएगा? हाँ ठीक है, बेनिफिशियल ओनरशिप जैसे बाकी सब कराते हैं, मैं भी करा देता हूं। फिर राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, राइट टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज, राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड्स, राइट टू ग्रीवेंस लेटर्स, राइट टू दिस, राइट टू दिस, राइट टू दिस। हो गया? ऐसे थोड़ी होता है यार, प्यार किया तो पूरा करना यार, नहीं तो मत करते। मैं नहीं करा सकता ऐसे यार। आप ये देखिए ना, आपके सामने
आपके सामने मैंने आपकी वर्कबुक भी ओपन कर दी, हाईलाइट कर दी। आपकी वर्कबुक, आपके लिए मैंने पीपीटीज, आपके लिए हैंड रिटन स्लाइड्स, आपके लिए गाने, आपके लिए गूगल बाबा, आपके लिए एमफी, आपके लिए सेबी, क्या कुछ नहीं बताया। मतलब आपको ए टू जेड अगर नहीं भी समझ आ रहा होगा या आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं भी होगा तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, मुश्किल है ही नहीं। वो बात अलग है कि आप करना ही नहीं चाहते। बेटे इंटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है रोल। कमर सीधी करके बैठो ना, रजिस्टर ओपन करो ना, जल्दी से मेरी बात को सुनो ना। मैं आज आपके सामने इन्वेस्टर्स के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आप एज अ यूनिट होल्डर, आपने एक जगह इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके क्या हक हैं। आपको मालूम है देयर इज अ डिफरेंस इन द इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग कंपनी एंड इन म्यूचुअल फंड। आप अगर बैंक में एफडी लेते हैं तो बैंक वाले आपको गारंटी देंगे 6% 7% का ब्याज देंगे आपको, लेकिन वो जो यूज कर रहे हैं बैंक वाले उसमें ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, आपको उस अर्निंग में से 6-7% ही देंगे, काम खत्म। बट बेटे म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता। आप जब यूनिट्स परचेज करते हो किसी म्यूचुअल फंड के तो आप उसके को ओनर बन जाते हो, आप उतने हक के मालिक बन जाते हो। जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उतने प्रोपोर्शन के आप उसके मालिक बन जाते हो, ओनरशिप राइट आ जाती है आपके पास। इसका मतलब उस स्कीम में जो भी प्रॉफिट हुआ या जो भी लॉस होगा आपको वो मिलना चाहिए, आपको लॉस भी मिलना चाहिए और प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट भी इंजॉय करना चाहिए, और अगर लॉस हुआ तो वो भी आपको सफर करना चाहिए क्योंकि आप तो मालिक ही हो। हाँ वो बात अलग है, यू आर द नॉट द फुल ओनर, यू आर द को ओनर, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ओनली, दैट इज नेम्ड एज बेनिफिशियल ओनरशिप। मैंने इसको अपने हैंड रिटन स्लाइड्स में बहुत प्यारा प्यारा सा लिखा है ना। हेडिंग्स आपको याद अपने आप आ जाएंगे अगर आपने एग्जांपल्स मेंशन कर दिए। आइए थोड़ा सा एग्जांपल लिख लेते हैं बेटे, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यहाँ खड़ा हूं और इन 10 राइट्स के बारे में बड़े प्यारे प्यारे से एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगा सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो आप सब लिख रहे हैं, एक एक लाइन है, ज्यादा लिखने का काम है भी नहीं। राइट और हक टू गेट बेनिफिशियल ओनरशिप इन म्यूचुअल फंड स्कीम। तो मैंने एक व्यक्ति बनाया मैंगो पीपल, मैंने कहा भैया यूनिट होल्डर है, इसके पास यूनिट्स हैं, अज्यूम करते हैं लार्ज कैप फंड के, लार्ज कैप एक्सिस म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं, ठीक है। अब लार्ज कैप म्यूचुअल फंड वाले के एएमसी ने उसने लार्ज कैप में इन्वेस्ट किया होगा, मान लेते हैं 20% का रिटर्न आ गया, मान लेते हैं 4% के खर्चे हो गए, मान लेते हैं 16% रह गया। बेटे ये 16% का रिटर्न आप एक्सिस म्यूचुअल फंड वालों को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। किसको, दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टर, दैट पर्टिकुलर यूनिट होल्डर, बिकॉज ही हैज बेनिफिशियल ओनरशिप। ये मालिक है, ये उतना मालिक है जितनी इसकी इन्वेस्टमेंट है। बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक पीपल दे डोंट ट्रीट यू एज ओनर, यू आर नॉट द बेनिफिशियल ओनर देयर, you have just given the loan, you have just given the money to them, you have just advanced the money to them, and in return they are giving you some return, the interest. But in case of mutual fund you are a owner, my dear friend। आप मेरी बात को शायद समझ रहे हैं, यही तो डिफरेंस है बैंक में और म्यूचुअल फंड में। तो पहली राइट आप सब लिख चुके हैं। एक बच्चा कहता है जी मैं अभी मोबाइल फोन, बेटे कर लो, लिख लो यार, क्या मोबाइल फोन, ये फोन है, ये मौके कहाँ आएंगे बार बार। आप इसको नॉर्मल यूट्यूब लेक्चर ना मानो भैया। राइट टू गेट बेनिफिशियल ओनरशिप इन म्यूचुअल फंड स्कीम। आप देखिए ना, मैंने प्यारा सा डायग्राम भी बनाया है। एक इन्वेस्टर है, फिर उसने लार्ज कैप एक्सिस फंड में इन्वेस्ट किया है। अच्छा, फिर उस एक्सिस म्यूचुअल फंड की लार्ज कैप की प्रॉफिट्स और लॉसेस हुए हैं, वो उसको देगा बॉन्ड मतलब लॉस होगा तो बॉन्ड करेगा, प्रॉफिट होगा तो एंजॉय करेगा। कौन, वो यूनिट होल्डर, बिकॉज ही हैज द राइट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, ही हैज द हक। तो पहली आपको अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि बेनिफिशियल ओनरशिप क्या है। अगर आपने ये एग्जांपल लिख लिया और मेरी बात को सुन लिया तो बेटा कभी भूलने वाला नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया है, अगर आप HDFC में बैंक डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6-7% मिलेगा। यू आर नॉट द ओनर, यू आर नॉट अ बेनिफिशियल ओनर, सो यू विल नॉट गेट मोर देन दैट। You are not entitled for profit or losses, but in case of mutual fund, you are a owner, you are entitled for profit or losses. You can enjoy profits, you can suffer the loss. पहला समझ आ गया। दूसरा, राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। आपको मैं बताने जा रहा हूं, आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर बनने वाले हैं। बेटे अपने क्लाइंट को आपने पहले बार इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद उसको सर्विसेज नहीं दी तो आप, आजकल का जमाना बड़ा दूसरा जमाना आ गया, कोई पेशेंस नहीं है लोगों के पास, बड़ी जल्दी वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर लेते हैं।
तो आपका जो क्लाइंट है, आपका जो इन्वेस्टर है, वो डायरेक्टली एएमसी में जाकर रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है और अपना डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर लेगा, और डायरेक्ट भी करा सकता है। इट मींस आपको सर्विसेज देनी है, आपको अपना क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है। अगर आपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं किया तो ही कैन गो टू अनदर डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। तो अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? यूनिट होल्डर्स की, इन्वेस्टर्स की क्या राइट है, उनकी पॉकेट में क्या हक है। तो दूसरा हक है कि मैं चाहूं तो बिना किसी ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के, बिना किसी रीजन बताए, मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज करके ये डिस्ट्रीब्यूटर एन नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार मर्जी आप चेंज कर सकते हो, ये आपका हक है। तो बेटे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझनी है, दैट अ इन्वेस्टर कैन चेंज देयर distributors n number of times without giving any reason and without getting any objection, no objection certificate। कुछ नहीं लेना डिस्ट्रीब्यूटर को, बताना भी नहीं है। और बोलो। तो मैंने यहां पर एक फोटो बनाई कि एक इन्वेस्टर था, उसने डिस्ट्रीब्यूटर ए के पास गया, वो रो रहा था, फिर उसने बी के पास चला गया, तो जा सकता है, फिर सी के पास जा सकता है, जितनी बार मर्जी जाए, जब मर्जी जाए। इट मीन्स दिस इज द राइट, बिकॉज उसने अपनी मेहनत के पैसे लगाए यार। ऐसा थोड़ी है कि एक बार डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया तो बस फंस गया, नहीं। सेबी ने इस बात को मेंशन किया कि यार दैट दिस इज द राइट ऑफ इन्वेस्टर। आई थिंक दो राइट्स आपको समझ आ गई। एग्जांपल्स अगर आपने लिखे हो तो बेटे आप रिलेट कर पाओगे यार। ज्यादा चालाकी किस बात की यार? लिखो। राइट नंबर 3, राइट टू इंस्पेक्ट। आपको पता है इन द लास्ट नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, फिर आपको मैं स्कीम एसएआई बताऊंगा, फिर बड़े सारे डिस्क्लोजर्स होंगे, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। इट मींस आप एज अ इन्वेस्टर उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो। दिस इज नेम्ड एज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ये आपको पता ही है। तो लिखिए जी नेक्स्ट राइट टू इंस्पेक्ट स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। आप स्कीम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, उस डॉक्यूमेंट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। आप इंस्पेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 3 कि भाई व्हाट आई मीन बाय चैप्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट, एंड नो डाउट आई विल बी डिस्कसिंग फॉर एसआईडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। मान के चलिए ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स म्यूचुअल फंड वालों ने बनाए हैं, आपके पास हक है कि आप उनकी इंस्पेक्शन कर सकते हो। कस्टोडियन एग्रीमेंट होता है, मैंने बताया था आपको, एएमसी और उसके बीच में, ट्रस्टी और उसके बीच में, कस्टोडियन के बीच में, which has to be registered with SEBI also. All these documents can be inspected by an investor. This is right number 3. आप नहीं लिख रहे तो आप बेवकूफ हैं। राइट टू अपॉइंट नॉमिनीज। आपको पता है कोविड सिनेरियो के बाद सब लोग हिल से गए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई। अच्छा, कुछ लोगों ने सोचा कि नॉमिनीज अपॉइंट बाद में कर देंगे, उनको नहीं पता था कि वो मर जाएंगे। बेटे नॉमिनीज का मतलब है कि एक व्यक्ति, एक डिस्ट्रीब्यूटर मर गया या एक इन्वेस्टर मर गया। अब जब वो इन्वेस्टर मर गया तो भाई साहब उसके जो लीगल एयर होंगे, उसके जो घर वाले होंगे, वो भी तो बेचारा, उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए कुछ। तो ये इन्वेस्टर अपनी जिंदगी के सामने, अपने सामने, जब वो जीवित है, व्हेन ही इज अलाइव, ही कैन अपॉइंट नॉमिनीज। वो नॉमिनीज को रख सकता है कि भाई मेरे बाद इसको ये यूनिट्स मिल जाए। तो इन दैट केस ही हैज राइट। अच्छा, अगर वो चाहे तो नहीं भी करे, एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर अभी मैं आपको फॉर्म बताऊंगा, इन दैट यू कैन अपॉइंट और यू कैन नॉट अपॉइंट नॉमिनीज, आपकी मर्जी है। कोई कंपल्शन नहीं है कि म्यूचुअल फंड कहेगा कि आपको नॉमिनीज अपॉइंट करनी है। आप समझ गए मेरी बात? तो नेक्स्ट राइट है राइट टू प्लेज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। मैंने आपको आई थिंक इन द लास्ट लेक्चर और इसी लेक्चर में बताया था कि दैट अ म्यूचुअल फंड कंपनी कैन नॉट गिव यू अ लोन ऑन द सेम यूनिट्स। And I think I have taken an example of Axis Mutual Fund. You are a unit holder of actual mutual fund, and you cannot pledge those actual mutual fund units to the actual mutual fund, and you can get that. It means आप किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से लोन नहीं ले सकते, बट क्या कहीं भी तो नहीं ले सकते? ले सकते हैं। राइट ऑफ यूनिट होल्डर इज कि वो यूनिट्स जो है उसके पास, वो किसी दूसरी फाइनेंस कंपनी को दे दे, बैंकिंग कंपनी को दे सकता है, बजाज फाइनेंस को दे दे, टाटा फाइनेंस को दे दे, एचडीएफसी बैंक से लोन ले ले। मतलब वो यूनिट्स को गिरवी रख दे और उसके बदले में लोन ले सकता है। नो डाउट म्यूचुअल फंड वालों से नहीं ले सकता, बट ही कैन गो बाय एनी अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और एनी अदर फाइनेंस कंपनी। दिस इज द राइट विच इज बीइंग गिवन to that investor.
तो देखिए मैंने यही लिखा है, बजाज फाइनेंस से ले सकते हैं, टाटा फाइनेंस से ले सकते हैं, HDFC बैंक से ले सकते हैं, यस बैंक से ले सकते हैं, यू कैन गो फॉर दैट, कहीं से भी ले लीजिए, आपकी मर्जी है, दिस इज योर राइट। नेक्स्ट इज राइट टू ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। मैं आपको वैसे ही डिटेल में बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में। अभी समझ लीजिए कि आपको अगर कोई शिकायत है ना, तो आप अपनी शिकायत अपनी आवाज उठा सकते हैं, आप बता सकते हैं, AMC को बता सकते हैं, फिर उसके ऊपर लेवल पे बता सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सेबी के पास भी जा सकते हैं। तो ये आपके पास हक है। और मैंने कहा सेबी हैज ऑलवेज थॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर्स। ओके, राइट टू एग्जिट विदाउट एनी लोड इन केस ऑफ चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट। बेटे आपको पता है आजकल बैंक्स बड़े सारे मर्ज हो गए, इलाहाबाद बैंक उससे मर्ज हो गया, ये वाला बैंक उससे मर्ज हो गया, गिने चुने 6-7 बैंक रह गए। ऐसे ही कई बार क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं, वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रही होती, तो एक अच्छी म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, या दो मछलियां आपस में मिलकर मर्ज होकर नई कंपनी बना रही है। इसका मतलब ये तो फंडामेंटल चेंज इन द एट्रीब्यूट ऑफ दैट कंपनी है। मैंने तो एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, अब कुछ दिनों के बाद इन्वेस्टर को पता चला कि एक्सिस म्यूचुअल फंड और HDFC म्यूचुअल फंड मर्ज होकर एक नया फंड बना रहे हैं। ये तो गलत बात है। आपसे जब मैंने प्यार किया था तो आपने कुछ बोला था, और आज अपनी बातों को हट रहे हो, तो एक राइट है आपके पास एज अ इन्वेस्टर इन केस देयर इज अ चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज हो रही है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ एब्जॉर्ब हो रही है, या आप उस स्कीम का नेचर ही चेंज कर रहे हो, लार्ज कैप से मिड कैप में जा रहे हो, मिड कैप से स्मॉल कैप में जा रहे हो, तो आपके पास सेबी एक राइट देती है कि आप चाहें तो उस स्कीम से एग्जिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी एग्जिट लोड। आई रिपीट, आपको एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, आप उस स्कीम से चेंज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दिस इज अ चेंज इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट, सो दिस इज द राइट विच इज गिवन टू यू। ओके सर, बढ़िया। मैंने एग्जांपल लिखे, रियल लाइफ एग्जांपल्स। IDF म्यूचुअल फंड, LIC म्यूचुअल फंड मर्ज हुए थे। बेटे मैंने ना रियलिटी को जोड़ने की कोशिश की, आपको रियलिटी बताने की बात है कि आप देखिए मैंने साइट्स बताई, ये बताया, सो दैट आपको एक फ्लेवर आए, है ना। जब आप क्लाइंट के पास बैठे तो ये सारी बातें बताओ। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट में आ गए जी हम। नेक्स्ट पॉइंट में आ गए, राइट टू टर्मिनेट और अपॉइंटमेंट ऑफ AMC। आपको ऐसा लगता है कि आपने एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में वो गुंडे बैठे हैं, वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, तो अगर आपके पास 75% यूनिट होल्डर्स की स्ट्रेंथ है, मतलब अगर आप मिल जाओ कम से कम 75%, 3/4, तो भाई साहब उस AMC को थप्पड़ मार के बाहर निकाल सकते हैं, ये आपके पास राइट है। और मेजॉरिटी ऑफ द ट्रस्टीज, मैंने कहा था कम से कम 4 ट्रस्टीज होने चाहिए, तो मैंने कहा जान के तीन ट्रस्टी मैंने यहां बना दी, या तो 3 ट्रस्टी, मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज, और 75% ऑफ द इन्वेस्टर्स कैन ऑल्टर द AMC ऑफ एक्सिस म्यूचुअल फंड। आई थिंक आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। बेटे मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर राइट्स बड़ी सारी मिल गई है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि वो अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है सर, आई थिंक ये बातें आपको लॉजिकली थोड़ी सी ठीक लग रही हैं। बेटे मैंने आपको इन सबको बातों को बताने की कोशिश इसलिए की, रिलेट किया कि आप उसको समझ लें, है ना। आइए मैं एक बार वर्कबुक में जा रहा हूं और वर्कबुक के थ्रू भी बता दूं आपको। पहली आपने राइट कर ली, देखिए जी पहली राइट कौन सी की, राइट ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप, राइट टू चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप यहाँ से पढ़ लें विदाउट एग्जांपल करें तो समझ नहीं आएगा। अब आपको लॉजिकली समझ आ गया व्हाट आई मीन बाय बेनिफिशियल ओनरशिप, व्हाट आई मीन बाय चेंज द डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाट आई मीन बाय चेंज इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, व्हाट आई मीन बाय नॉमिनीज, व्हाट आई मीन बाय प्लेज अगेंस्ट दिस, व्हाट आई मीन बाय ग्रीवेंस रिवर्सल, व्हाट आई मीन बाय दीज ऑल आर द राइट्स, राइट टू अपॉइंट और टर्मिनेट द अपॉइंटमेंट ऑफ AMC, right to get change in the fundamental attributes। मैंने I think I have told you what I mean fundamental attributes। यार जिसके लिए मैंने मोहब्बत की, जिस बात को आपको समझा, मान लेते हैं कि लड़का कहता है लड़की से कि भाई ठीक है तू कॉमर्स ग्रेजुएट है इसलिए मैं शादी कर रहा हूं, बाकी तो चीजें हैं ठीक है, बट बाद में पता चलता है वो कॉमर्स ग्रेजुएट ही नहीं है, तो डिवोर्स कर सकता है। इस केस में भी ऐसा है, अवेलेबिलिटी है। आपको मैंने ये सारी बातें बताने की कोशिश की। अब मैं बताने जा रहा हूं राइट टू अनक्लेम डिविडेंड। कई बार क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड कंपनी डिविडेंड्स देती है, अच्छा डिविडेंड्स के फिर वारंट्स आते हैं घर में। अच्छा कई बार वो मरा गया होता है, वो घर ही छोड़ के गया होता है, उसने एड्रेस चेंज कर लिया होता है, बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं कि यूनिट होल्डर को वो डिविडेंड ना मिले, मतलब यूनिट होल्डर ने वो डिविडेंड क्लेम ही नहीं किया,
मतलब उसका वारिस ही नहीं है, मरा गए, भाग गए, चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, कोविड में कुछ भी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अगर यूनिट होल्डर को पता चलता है और वो चाहे तो ही कैन क्लेम दैट राइट टू दैट अनक्लेम डिविडेंड। जो पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया था, अगर उसने क्लेम नहीं किया 7 साल पहले तक का भी, आई रिपीट 7 ईयर्स, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 साल 7 ईयर्स पहले तक का भी अगर डिविडेंड उसने क्लेम नहीं किया तो वो कर सकता है, ये राइट है उसके पास। अच्छा 7 साल के बाद भी कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस, यू नो, देयर विल बी अ लेंथी प्रोसेस, देयर विल बी अ टीडियस प्रोसेस, बिकॉज दैट डिविडेंड विल बी ट्रांसफर टू अ फंड। तो मैंने वो बातें यहां लिखी है, यहां देखिए, वैसे तो इन्होंने खुद ही बता दिया है, आई थिंक आप बात समझ चुके हैं। लास्ट पार्ट है राइट टू गेट द प्रोसीड्स फ्रॉम इलिक्विड सिक्योरिटीज। आपको पता है एवरी डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट नेट एसेट वैल्यू। बेटे नेट एसेट वैल्यू फंड अकाउंटेंट निकालता है। अच्छा कई बार जब वो एसेट्स को वैल्यू कर रहा होता है तो कुछ ऐसी सिक्योरिटीज होती हैं जो बेकार हो चुकी होती हैं, जिनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, जो बिक ही नहीं सकती। लिक्विड का मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूं रियल एस्टेट इज इलिक्विड, आप चाहो तो उस दिन नहीं बेच सकते, उस दिन पैसे नहीं मिलने वाले, बट म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर लिक्विड, आप अभी चाहो अभी मिल जाएंगे पैसे विद इन 48 आवर्स। अच्छा देयर आर सम सिक्योरिटीज जो इलिक्विडिटी के कगार में चली गई हैं, विच आर इलिक्विड। अच्छा जब वो इलिक्विड है तो आप उनको बेच ही नहीं सकते। अच्छा इतने में क्या हुआ कि आपकी एनएवी गिर गई, आप मिस्टर ए थे, आप यूनिट होल्डर थे, आपने वो शेयर्स एग्जिट, आपने वो रिडीम कर दिए, आपने एग्जिट कर लिया, लेकिन कुछ पीरियड के बाद वो वाले इलिक्विड सिक्योरिटीज दोबारा से उनमें जान आ गई और वो बेच दिए एएमसी ने, तो आप उस समय यूनिट होल्डर थे ना, एट द टाइम यू हैव दोज सिक्योरिटीज आर डिक्लेयर्ड एज इलिक्विड एंड यू हैव एग्जिट दैट स्कीम, तो आपके पास राइट बनती है, आपके पास हक है कि आप उन इलिक्विड एसेट्स की सिक्योरिटीज को बेचने में जो पैसे मिले आपको आपका हिस्सा मिले। देखो कितने प्यार से मैंने लॉजिकली रिलेट करके समझाने की कोशिश की है। बेटे यही राइट्स है, 9-10 राइट्स हैं, आपको करके जाने हैं, पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब एक लेक्चर नंबर 4 रह गया जो मैंने लेना है, उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं ये ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टर, मेनली मैं डिस्कस करूंगा इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस रिडर्सल मैकेनिज्म विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, कि अगर एक इन्वेस्टर को कुछ दिक्कत है तो क्या करेगा, कहां जाएगा, कहां क्या वो किसके पास जाए अपनी बातें करने। तो थोड़ा सा कंटेंट रह गया है बेटे, लेक्चर 4 लास्ट लेक्चर रहेगा मुझे ऐसा लगता है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।